गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 7th चैप्टर इन दिनों मैं पढ़ा रही हूँ। 7th चैप्टर खनिज लवण यानी मिनरल्स के बारे में है और मिनरल्स में हमने कैल्शियम और फास्फोरस नामक खनिज लवण यानी मिनरल कंप्लीट कर लिए हैं हमारे लेक्चर में। और आज का टॉपिक है आयरन यानी लौह तत्व। लौह तत्व हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो मात्रा होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत तरह तरह के ये कार्य करता है हमारे शरीर में। और अगर वो इतनी छोटी मात्रा भी हमारे शरीर में नहीं होगी तो हमारे शरीर में कई सारे कार्य जो है वो रुक जाएंगे और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारे पूरे शरीर में 2.3 से लेके 3.5 ग्राम आयरन हमारे शरीर में मिलता है, या फिर हम इसको दूसरे रूप में कहें कि 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से आयरन हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। मतलब जितने किलो का व्यक्ति है उतने किलो को अगर हम 50 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता पड़ जाएगा कि उस व्यक्ति में कितना ग्राम आयरन यानी लौह तत्व विद्यमान है। और वैसे 2.3 से 3.5 ग्राम आयरन हमारे शरीर में विद्यमान होता है। जो ये 3.5 यानी 3.5 ग्राम तक जो आयरन है, उस आयरन में करीब 70% जो आयरन होता है यानी लौह तत्व जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन यानी एक रंग वर्णक होता है जो कि हमारी रक्त कोशिकाओं में एक आरबीसी होती है, यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका कलर लाल कलर के एक वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है, और वो जो वर्णक होता है लाल कलर का उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में रहता है वो लौह तत्व यानी आयरन से बना हुआ होता है। तो जितना ग्राम हमारे शरीर में आयरन है उसका 70% आयरन यानी लौह तत्व हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। फिर इसका 5% आयरन हमारी कोशिकाओं में और एंजाइम्स में यानी विकर में पाया जाता है। अगेन 5% आयरन, इनका 5% आयरन मायोग्लोबिन भी एक रंग वर्णक है, वो भी पिंक और रेड कलर का वर्णक होता है जो कि हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। तो मांसपेशियों में जो मायोग्लोबिन है उसमें वापस से 5% आयरन पाया जाता है। और करीब 20% आयरन स्टोर्ड फॉर्म मतलब संग्रहित दशा में हमारे शरीर में पाया जाता है, और वो जो संग्रहित रूप है उसका नाम है फेरिटिन एंड हीमोसिड्रिन। और ये जो फेरिटिन और हीमोसिड्रिन संग्रहित रूप है ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे प्लीहा में यानी स्प्लीन में, हमारी अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में, और हमारे यकृत यानी लिवर में पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आयरन है, लेकिन वो आयरन हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन को बनाता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं और एंजाइम्स को बनाता है, हमारे शरीर के जो मांसपेशियों का मायोग्लोबिन एक रंग वर्णक है उसको बनाता है, और उसके अलावा हमारे शरीर में संग्रहित रूप में भी फेरिटिन और हीमोसिड्रिन उसके रूप में भी यहाँ पाया जाता है। और फेरिटिन और हीमोसिड्रिन स्टोर्ड फॉर्म कब आता है? जब आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो 120 दिन बाद में टूटती हैं। और जब आरबीसी टूटती हैं यानी हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो हीमोग्लोबिन बना हुआ है हैम
प्लस ग्लोबिन। हेम का मतलब है आयरन यानी लोह तत्व और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। तो जब हीमोग्लोबिन टूटता है आयरन में और प्रोटीन में तो प्रोटीन अलग चला जाता है और ये जो आयरन होता है ये स्टोर्ड फॉर्म यानी संग्रहित रूप फेरिटिन और हिमोसिड्रिन के रूप में हमारे यकृत, अस्थिमज्जा और प्लीहा में उपस्थित रहता है और जब जरूरत होती है तो वापस वहां से आयरन के रूप में आ जाता है। उसके बाद में है आयरन के कार्य, फंक्शंस ऑफ आयरन। आयरन के कई कार्य हैं हमारे शरीर में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी लाल रक्त कणिकाओं को वो बनाता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। और आरबीसी का कलर लाल होता है। लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक वर्णक है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को बनाने का कार्य आयरन का होता है। तो पहला फंक्शन कि आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है और हीमोग्लोबिन से लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। दूसरा फंक्शन है कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को बाहर से लेता है, पूरी कोशिकाओं में, पूरे ऊतकों में, पूरे शरीर में घूम घूम के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाके और ऑक्सीजन दे देता है और वहाँ कार्य होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सब कार्य होता है। वहाँ से गंदगी के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और अपना रूप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है वहाँ, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। बाहर से जो शुद्ध हवा आई उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है और वो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में घूमती है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ चली जाती है और वहाँ से गंदगी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आ जाती है। तो इस तरह से आयरन हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट यानी स्थानांतरण करता है। तीसरा फंक्शन है आयरन हमारे शरीर में एक कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक कोलेजन बनाता है। कोलेजन एक संयोजी ऊतक है जो विभिन्न अंगों को और इनको बांध के रखता है। तो कोलेजन नामक संयोजी ऊतक को बनाने का कार्य लौह तत्व का होता है। नेक्स्ट फंक्शन है आयरन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एंटीबॉडीज मतलब प्रतिरक्षी कोशिकाएं। प्रतिरक्षी कोशिकाओं का ये कार्य है कि जब बाहर से कोई जर्म्स या फिर कोई बैक्टीरिया, विजातीय पदार्थ कोई भी हमारे शरीर के अंदर आता है, कोशिका के आसपास आता है, तो कोशिका के अंदर जब प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, एक्चुअल में तो WBC होती हैं वो प्रतिरक्षी कोशिकाएं उसका भक्षण कर लेती है। फैगोसाइटोसिस क्रिया होती है एक कि उसका भक्षण कर लेती है गलत चीज का, विजातीय पदार्थ का, जो बैक्टीरिया होता है, और उसको खा जाती है, उसको खत्म कर देती है और वो बैक्टीरिया या जर्म हमारे शरीर में अटैक नहीं कर पाता, हमारे शरीर को बर्बाद नहीं कर पाता। तो आयरन हमारे शरीर को बचाता है प्रतिरक्षी कोशिकाओं के रूप में, यानी एंटीबॉडीज बनाकर हमारे शरीर को बचाता है। नेक्स्ट फंक्शन है कि आयरन हमारे शरीर में एंजाइम्स बनाता है और ये जो एंजाइम्स होते हैं विकर, ये हमारी कोशिकाओं में कुछ ऑक्सीकरण की क्रियाएं करता है। सेल में ऑक्सीडेशन एक्टिविटीज होती रहती हैं। कोशिका में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण मतलब जब ऑक्सीजन होती है वहाँ और कोई भी पोषक तत्व या कोई भी ज्वलन क्रिया कर रहा है तो वो कोशिका में होता है। तो कोशिका के ऑक्सीकरण की क्रिया में आयरन एंजाइम्स के रूप में उपयोग में आता है। नेक्स्ट फंक्शन है कि आयरन मायोग्लोबिन के रूप में रहता है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है वैसे मायोग्लोबिन भी है, आयरन प्लस प्रोटीन। तो ये जो मायोग्लोबिन है ये हमारी मसल्स में मतलब मांसपेशियों में पाया जाता है। तो आयरन मायोग्लोबिन के रूप में होता है, मांसपेशियों में पाया जाता है और मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन को संग्रह करने की क्षमता होती है। जैसे हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन लेके आता है ना, वैसे ही मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन में को संग्रह करने की क्षमता होती है
और फिर ये ऑक्सीजन जो है वो मांसपेशियों को जब जरूरत पड़ती है तो ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन उनको दे देता है। और कब जरूरत होती है मांसपेशियों को? मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी फैलना, मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन। तो मसल्स को फैलने और सिकुड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो ऑक्सीजन मायोग्लोबिन नामक वर्णक देता है और ये मायोग्लोबिन हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है और इसी मायोग्लोबिन में आयरन होता है। और लास्ट फंक्शन है कि हमारे जो यकृत होता है, लिवर में अगर किसी दवाई का गलत इफेक्ट हो गया, कोई गलत दवाई आ गई, तो दवाइयों का अगर विषैला प्रभाव होता है तो उसको भी हटाने का कार्य लौह तत्व यानी आयरन करता है। तो इस तरह से ये आयरन के कार्य यानी फंक्शन हो गए। नेक्स्ट हम लेंगे सोर्सेज ऑफ आयरन, लौह तत्व के स्रोत। लौह तत्व हमें मीट, फिश, पोहा, चावल का जो पोहा होता है उसमें, गुड़ में, तिल में, अनाजों में और हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। हमको जो आयरन की प्राप्ति होती है वो मैक्सिमम हम इन्हीं स्रोतों से लेते हैं, लेकिन कई बार ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रक्रिया होती है और फिर वो आयरन हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन के अवशोषण को कुछ कारक यानी कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कुछ फैक्टर तो ऐसे होते हैं जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, कुछ कारक ऐसे होते हैं जो आयरन के अवशोषण को बाधा करते हैं, मतलब उसको रोकते हैं। तो दो तरह के कारक हैं, एक होते हैं हेल्पिंग फैक्टर्स, सहायक कारक, और एक होते हैं इनहिबिटरी फैक्टर्स यानी बाधक कारक। ये आयरन को अवशोषित करने में बाधा पहुंचाते हैं और ये आयरन के अवशोषण में सहायता देते हैं। तो जो सहायक कारक हैं उनमें पहला है हीम और नॉन हीम आयरन। हम जो खाना खाते हैं उसमें दो तरह के आयरन हमको मिलते हैं। एक हीम आयरन मिलता है मीट मांस में, मतलब मांस में जो आयरन होता है वो हीम आयरन होता है और वो आयरन हमारे शरीर में करीब 60 से 70% तक अवशोषित हो जाता है क्योंकि वो हीम आयरन है। दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। तो जो नॉन हीम आयरन है वो हमारे शरीर में सब्जियों के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन सिर्फ 10% ही अवशोषित हो पाता है। मतलब आयरन के दो रूप होते हैं, एक हीम आयरन, एक नॉन हीम। तो हीम आयरन तो अवशोषित हो जाता है इजीली, लेकिन नॉन हीम आयरन अवशोषित नहीं होता। तो हीम आयरन मीट में मिलता है, वो 60 to 70% एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो नॉन हीम आयरन सब्जियों से मिलता है वो सिर्फ 10% ही अवशोषित हो पाता है। तो ये जो नॉन हीम आयरन होता है वो अकार्बनिक लौह तत्व यानी अकार्बनिक आयरन होता है। अकार्बनिक में इसकी जो स्टेज होती है वो होती है फेरिक आयरन। अगर फेरिक आयरन होएगा, फेरिक मतलब आयरन में 3+, तो फेरिक अगर स्टेट होगी, फेरिक स्थिति होगी आयरन की, तो वो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर फेरिक स्थिति है और हम विटामिन सी यानी कुछ अम्ल खा लेते हैं तो ये फेरिक स्थिति फेरस स्थिति में बदल जाती है। और फेरस स्थिति जब आ जाती है, मतलब फेरिक और फेरस में इतना फर्क है कि फेरिक तो Fe3+ होता है और फेरस Fe2+ होता है। तो फेरस जो स्थिति होती है उसमें आयरन हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है, लेकिन फेरस स्थिति लाने के लिए ये जो नॉन हीम आयरन हमने सब्जी से खाया है
उसके साथ हमें विटामिन सी यानी कोई अम्लीय फ्रूट या वेजिटेबल खाना पड़ेगा। तो विटामिन सी फेरिक को फेरस में बदल देता है और वो शरीर में अवशोषित हो जाता है। और सहायक कारक है अम्लीय माध्यम। अगर हमने आयरन खा रखा है, आयरन के कोई भी भोज्य पदार्थ खा रखे हैं, लेकिन शरीर में अगर अम्ल यानी विटामिन सी नहीं होता है, तब भी आयरन अवशोषित होने में थोड़ी बाधा होती है। इसलिए अम्लीय माध्यम आयरन के अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट है सहायक कारक में आयरन की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ी हुई है, अगर किसी की आवश्यकता बढ़ जाती है तो वो जल्दी जल्दी उस चीज़ को ले लेता है। सेम हमारे शरीर में भी अगर ऐसी स्थिति है, जैसे अगर किसी के रक्त अल्पता है, मतलब उसको एनीमिया का रोग है, यानी आयरन बहुत कम है, तो जैसे ही वो आयरन वाली चीज़ खाएगा वो जल्दी से अवशोषित हो जाएगा। और प्रेग्नेंट वुमेन में, जो गर्भवती महिला है, उसमें एक नया बेबी बन रहा है, उसकी आवश्यकता भी अधिक हो गई है आयरन को लेने की, तो इसको आयरन ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे ही आयरन वाली फूड स्टफ्स जो भोज्य पदार्थ हम खाएंगे तो वो जल्दी से अवशोषित हो जाते हैं। तो सहायक कारक में ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन कुछ बाधक कारक होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आयरन हमने ले लिया तो भी उसको अवशोषित नहीं होने देते। पहला बाधक कारक है कि अगर हमने फाइटेट खा रखे हैं और ऑक्जेलेट्स खा रखे हैं, तो आयरन उनके साथ में अघुलनशील लवण बना लेता है और वो शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता। तो फाइटेट जो हैं वो तो अनाजों के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं और सब्जियों के द्वारा हमें ऑक्जेलेट्स प्राप्त होते हैं, लेकिन इनको कुछ प्रक्रिया और पकाने से फाइटेट और ऑक्जेलेट्स खत्म हो जाते हैं, तो आयरन एब्जॉर्ब हो सकता है। उसके अलावा अगर हम चाय, कॉफ़ी, मसाले बहुत ज़्यादा उपयोग में लेते हैं भोजन में, तो टैनिन्स नामक कारक आ जाते हैं, और ये जो टैनिन्स होते हैं ये भी हमारे आयरन के अवशोषण को बाधा पहुंचाते हैं, आयरन के अवशोषण को नहीं होने देते। और तीसरा है, कोई कोई लोग एंटाएसिड्स की टैबलेट्स लेते हैं, मतलब एसिडिटी को कम करने के लिए एंटाएसिड मतलब क्षारीय वाली दवाइयाँ लेते हैं, तो वो क्षारीय माध्यम हो जाता है, और अगर क्षारीय माध्यम होता है तो आयरन अवशोषित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अम्लीय माध्यम में लौह तत्व अवशोषित होता है। तो अगर क्षारीय स्थिति होगी तो कैसे होएगा? तो अगर कोई एंटाएसिड ज़्यादा यूज़ करता है, एंटाएसिड की गोलियां ज़्यादा खाता है, तो उसके शरीर में क्षारीय स्थिति हो जाएगी, और क्षारीय स्थिति में आयरन यानी लौह तत्व का अवशोषण नहीं होता है। इस तरह से ये अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आयरन यानी लौह तत्व। लौह तत्व हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होता है, 2.3 से 3.5 ग्राम हमारे पूरे शरीर में वो पाया जाता है। या फिर हम दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं कि 50 मिलीग्राम प्रति वजन के हिसाब से, जितना वजन है उसको हम 50 मिलीग्राम से गुणा करके देख सकते हैं कि इसके शरीर में इतना आयरन होना चाहिए। तो जो ये 2.3 से 3.5 ग्राम आयरन हमारे शरीर में होता है, ये कई रूपों में पाया जाता है। इसमें से 70% जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, 5% आयरन हमारी कोशिका और एंजाइम्स में होता है, 5% आयरन हमारी मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में होता है, और 20% आयरन हमारे शरीर के यकृत, अस्थिमज्जा और प्लीहा में स्टोर्ड फॉर्म, संग्रहित फॉर्म फेरिटिन और हीमोसिड्रिन के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में आयरन के कार्य हैं, फंक्शंस हैं। आयरन हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य करता है। हमारे शरीर की जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं, उनमें
हीमोग्लोबिन नामक एक लाल वर्णक होता है उसको बनाने का कार्य करता है। और ये जो लाल वर्णक हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे शरीर में बाहर से ऑक्सीजन लेके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रूप करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में ऑक्सीजन देता है और वहाँ से गंदगी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप से में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण यानी ट्रांसपोर्ट करता रहता है। हमारे शरीर के जो यकृत में अगर दवाइयों का विषैला प्रभाव है तो उसको भी आयरन कम करता है। हमारे शरीर के संयोजी ऊतक कोलेजन को बनाने में आयरन मदद करता है। हमारे शरीर की एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी कोशिकाओं को बनाता है आयरन। और हमारे शरीर में जो बाहर से बैक्टीरिया विजातीय पदार्थ आ रहे हैं उनको खत्म कर देता है। उसके अलावा एंजाइम्स बनाकर हमारे शरीर की जो कोशिका के ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं उसमें मदद करता है। और जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो मांसपेशियों का फैलना और सिकुड़ना, उसमें भी आयरन मायोग्लोबिन के रूप में मदद करता है, क्योंकि मायोग्लोबिन वर्णक जो है वो ऑक्सीजन को संग्रहित रखता है और ये ऑक्सीजन ये मांसपेशियों को जब जरूरत होती है तो मायोग्लोबिन इसको दे देता है। उसके बाद में है सोर्सेज ऑफ आयरन, लोह तत्व के स्रोत। लोह तत्व किस किस में प्राप्त होता है? हम मीट से प्राप्त कर सकते हैं, मांस से, मछली से, पोहा से, गुड़ से, तिल से, अनाजों से और हरी पत्तेदार सब्जियों से हम आयरन यानी लोह तत्व प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कि जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग फैक्टर, सहायक कारक जो आयरन के अवशोषण में मदद करते हैं। दूसरा है इनहिबिटरी फैक्टर, मतलब आयरन के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। तो जो सहायक होते हैं वो है हीम आयरन, अगर मीट में हीम आयरन होता है, सब्जियों में नॉन हीम आयरन होता है, तो हीम आयरन तो 60 to 70% अवशोषित हो जाता है, जबकि नॉन हीम आयरन जो होता है वो हमारे शरीर में सिर्फ 10% ही अवशोषित हो पाता है। फिर जो नॉन हीम आयरन होता है अगर वो फेरिक स्टेट में होता है तो अवशोषित नहीं होता, लेकिन अगर विटामिन सी हम खा लेते हैं तो वो फेरस स्थिति, फेरस स्टेट में आ जाता है और वो अवशोषित हो जाता है। और अम्लीय माध्यम चाहिए आयरन के अवशोषण के लिए। और अगर कोई ऐसी स्थिति है कि आयरन का रिक्वायरमेंट, आयरन की दैनिक आवश्यकता बढ़ी हुई है, अगर कोई प्रेग्नेंट है या फिर एनीमिया हो रखा है, तो उस समय आयरन की दैनिक आवश्यकता बढ़ जाती है, उस समय आयरन का अवशोषण भी बढ़ जाता है। ऐसे ही बाधक कारक जो हैं, इनहिबिटरी फैक्टर आयरन के अवशोषण को जो रोकते हैं वो है अगर हमारे शरीर में फाइटेट और ऑक्जेलेट्स हैं, फाइटेट अनाजों से, ऑक्जेलेट सब्जियों से पहुँचे हुए हैं, तो उस समय आयरन उनके साथ मिलकर अघुलनशील यौगिक बना लेता है और आयरन को अवशोषित नहीं होने देता। यदि हम चाय, कॉफ़ी, मसाला ज़्यादा लेते हैं तो टैनिन्स हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं और वो भी आयरन के अवशोषण को रोकता है। यदि कोई व्यक्ति एंटा एसिड्स ज़्यादा उपयोग में लेता है, यानी एसिडिटी को ख़त्म करने वाली गोलियां ज़्यादा खाता है, तो उसके शरीर में क्षारीय स्थिति हो जाती है। और अगर क्षारीय स्थिति यानी एल्कलाइन मीडियम हो जाता है तो एल्कलाइन मीडियम में आयरन अवशोषित नहीं होता, आयरन हमेशा अम्लीय माध्यम में ही अवशोषित होता है। तो इस तरह से ये आयरन के कार्य, स्रोत और अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। थैंक यू।